उसमें जो वाइटल ऑर्गन जो होता है वो होता है किडनी। ठीक है, तो किडनी जो है उसके अंदर किडनी एक तरह की छलनी आप समझो, इट्स अ फिल्टर जो ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को फिल्टर आउट करके और यूरिन के फॉर्म में शरीर से बाहर निकाल आगे भेज देता है। तो किडनी के अंदर क्या है, छोटे 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 स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम नेफ्रॉन बोलते हैं, या उनको यूरिनिफरस ट्यूब्यूल भी बोला जाता है। और ये जो है ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी है, यानी किडनी जो है इन्हीं में, किडनी के अंदर यही स्ट्रक्चर जो है मेन काम करते हैं, जिसके थ्रू फिल्टर का काम करते हैं ये। हमारी एक किडनी में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, यानी हमारी दोनों किडनी में मिला के ऑलमोस्ट जो है 20 लाख नेफ्रॉन्स होते हैं। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये कितने माइन्यूट स्ट्रक्चर्स हैं। तो हम अब क्या करेंगे कि हम अभी पहले एक नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे और उसके बाद उसका फंक्शन हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखिए यूरिनिफरस ट्यूब्यूल में क्या होता है, जैसे सबसे पहले ना उसमें इस तरीके से एक, आप ये कह लीजिए ऐसा कप शेप स्ट्रक्चर होता है उसमें। ठीक है, इस तरह से कप शेप एक स्ट्रक्चर होता है। और ये आगे फिर क्या होता है, ऐसे मतलब ऐसे कॉइल्ड सा होता है काफी। ट्यूब होती है। फिर ये क्या होता है, ट्यूब जैसे ये ऐसे जारी होती है, तो आगे जाके ना ट्यूब थोड़ी पतली हो जाती है ऐसे, और पतली होके एक ऐसा लूप बनाती है। ये बनाना है आपने। ठीक है, किस तरीके से, फिर आगे जाके ये फिर से जो है चौड़ी हो जाती है। फिर ये आगे भी इस तरह से कॉइल्ड होती है। फिर ये एक आगे जाके एक बड़ी और डक्ट में मिल जाती है। इस तरीके से। तो इसमें क्या होता है कि अगर हम इसको लेबल करें तो ना ये कप शेप स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसको सबसे पहले ये जो आप है, इस कप शेप स्ट्रक्चर को आप बोलते हो बॉमन्स कैप्सूल। ठीक है, उसके बाद ना ये जैसे ये मोटा वाला हिस्सा देख रहे हो, ये है इसको बोलते हैं पीसीटी। पीसीटी स्टैंड्स फॉर प्रॉक्सिमल, पास वाली, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड, मतलब कॉइल्ड ट्यूब्यूल। फिर ये आगे जाके जब ये पतली होती है ना, तो ये जो है लूप ऑफ हेनले या हेनलेस लूप कहलाता है। फिर ये फिर से मोटी हो जाती है, यहां पर इस हिस्से को हम बोलते हैं डीसीटी। ये आपने इसको थोड़ा सा
इधर कर देते हैं, इसको डीसीटी बोलते हैं, डीसीटी, डिस्टल, यानी डिस्टल मतलब होता है दूर वाली। और फिर ये होती है जो आगे ये जाती है, ये होती है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। और फिर ये बड़ी वाली जो है ये कलेक्टिंग डक्ट कहलाती है। थोड़ा सा अगर बेटर रहेगा, अगर आपने नहीं बनाया तो इसको थोड़ा और लंबा बना लें इससे, एंडलेस लूप को और नीचे तक टिप करके निकालें। इस तरीके से। लेकिन क्या इसके ऊपर ना मतलब आर्टरीज और वेन्स का भी जो है जबरदस्त मकड़जाल होता है। एक्चुअली इसके अंदर जो ब्लड लेकर आती है, आर्टरी ब्लड लेकर आती है इसके अंदर, और वो इसके अंदर एक जबरदस्त गुच्छा बना लेती है। इस तरीके से। यूँ समझ लो कि सारे में ये जबरदस्त तरीके से ऐसे ऐसे एक गुच्छा सा होता है, टफ्ट ऑफ कैपिलरीज इसमें मतलब ब्लड लेकर आती है। ठीक है, तो ये जो ब्लड लेकर आती है, ये आती है, इसको बोलते हैं इफेरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, तो ना, और ये जो टफ्ट ऑफ कैपिलरीज होता है, टफ्ट मतलब गुच्छा, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलस। लेकिन ना, ये जो एफेरेंट आर्टीरियल ब्लड लेकर आता है तो इसमें से और एक आर्टीरियल ऐसे बाहर निकल रहा होता है, इसको इसको हम बोलते हैं ईफेरेंट आर्टीरियल। ये इफेरेंट आर्टीरियल क्या है, ये ना चारों तरफ इसके घेर रखा होता है जाता नहीं है कहीं, बल्कि ये जो आपका जो ये सारी ट्यूब्यूल जो है, पूरी ट्यूब्यूल के चारों तरफ घिरा हुआ होता है, इसको चारों तरफ से घेर रखा होता है। ठीक है ना, अपन तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बना रहे हैं ना, बहुत जबरदस्त तरीके से इसको चारों तरफ से उलझी हुई होती है इसके।
ठीक है ना, और ये आगे जारी होती है आगे भी। ये मतलब होती ही है, आपके समझ लो कि जहां तक ये डीसीटी होता है वहां तक होती है, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल में नहीं होती। इस तरीके से। ये जो है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए नेफ्रॉन। या इसको यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल भी बोल देते हैं। ये बना लीजिए अपने पास, मैं 5 मिनट वेट कर लेता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ये स्ट्रक्चर देख लिया, अब इसका फंक्शन देखेंगे फिर। जब बना लें तो मुझे बता दीजिएगा, फिर अपने आगे बढ़ेंगे। एक्सक्यूज मी सर। जी बेटे। सर कल वाली वीडियो सर विजडम ऐप पे आई नहीं सर। कोई नहीं, मैं शाम को देख लेता हूँ, चेक कर लूंगा, ठीक है, डाल दूंगा मैं 8 यस। o'clock। ओके सर। सर एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो बेटे। सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। हाँ हाँ दोबारा कर देता हूँ। ये तो इकट्ठे ही आ गए। देखो, एक्सप्लेन तो इसको कैसे करें कि भाई जो स्ट्रक्चर बना रखा है, एक बार चलो आप ये बना लो, फिर मैं दोबारा समझा देता हूँ, ठीक है। आप ये बना लो, फिर ओके मैं सर। दोबारा।
सर डन। सर 2 मिनट। ओके हाँ जी डन। यस सर। चलिए अपने बात शुरू करें। देखो एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूं क्या होता है कि अब समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं। आपने देखा इसके अंदर सबसे पहले एक इस तरह से एक कप शेप स्ट्रक्चर था, इसको बोमन्स कैप्सूल बोलते हैं, ठीक है। और फिर जैसे ये बहुत ज्यादा ऐसा उलझा उलझा सा है, लंबी सी ट्यूब्यूल है ऐसे जा रही है, जो इसको बोलते हैं पीसीटी। ये तो बोमन्स कैप्सूल। इसको बोलते हैं पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फिर ये पीसीटी क्या होता है, इस तरह से ऐसे नीचे की तरफ बेंड होती है काफी लंबी, ऐसे जाने के बाद आगे ना पतली सी हो जाती है एकदम से, और एक ऐसा लूप सा बनाती है, पतला सा लूप जिसको हैंडलेस लूप बोलते हैं, ठीक है। पतला ही होता है मतलब, ठीक है। और उसके बाद फिर जो है ये फिर से मोटी हो जाती है, डीसीटी हो जाता है, ये हैंडलेस लूप। और ये फिर मोटी सी हो जाती है, ये होती है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, डीसीटी। फिर ये आगे जाके कलेक्टिंग ट्यूब्यूल हो जाती है, और फिर ये आगे जाके बड़ी डक्ट में मिलती है, जो कि क्या होती है, कलेक्टिंग डक्ट होती है। ये होता है सिस्टम। अब इसमें जो है ना, ये जो वेस्ट मटेरियल है कौन लेकर आएगा इसमें? ब्लड। ब्लड ही तो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम है। ब्लड ना केवल ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ले जाता है, ब्लड नाइट्रोजनस वेस्ट जो हमारे
सेल्स में बनते हैं बॉडी के मेटाबॉलिज्म के बाद, यूरिया, यूरिक एसिड, ऐसी चीजें, उनको लेकर आता है ब्लड। जो रीनल ट्यूब्यूल, रीनल आर्टरी वेन आ रही है ना, वो आती है इसमें, और फिर वो आके इसके अंदर एक गुच्छा सा बनाती है और ऐसे बाहर निकलती है। तो ये टफ कैपिलरीज ग्लोमेरुलस कहलाता है। और ये एफेरेंट आर्टेरियोल, ये इफेरेंट आर्टेरियोल। अभी जो इफेरेंट आर्टेरियोल है ना, ये जाता नहीं, इसके चारों तरफ बुरी तरह से ऐसे उलझा होता है सारे में, इसके चारों तरफ लिपटा हुआ होता है, डीसीटी तक लिपटा हुआ होता है इसके चारों तरफ। इसका पर्पस क्या होता है वो समझो। ये तो मैंने रफ बना दिया डायग्राम समझने के लिए। होता क्या है कि सबसे पहले जैसे एफेरेंट आर्टेरियोल से जैसे ये ब्लड आया, तो ब्लड में क्या होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। वो नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं वो ब्लड में से फिल्टर आउट होते हैं यहाँ पर। अभी एक बार अपन बात समझ रहे हैं। तो जो है ना, ये फिल्टर आउट हो जाते हैं, ब्लड में होते हैं ना, ब्लड से फिल्टर होकर ये बॉमन्स कैप्सूल में इकट्ठे हो जाते हैं। ये पहला स्टेप होता है, इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से क्या होता है कि ये सारे के सारे इसके अंदर आके, मतलब वेस्ट मटेरियल छन के ब्लड में से फिल्टर होके, ठीक है ना, ये ग्लोमेरुलस में इकट्ठा हो जाता है इसमें। लेकिन क्या होता है कि इसमें यूरिया, यूरिक एसिड, इस तरह की वेस्ट मटेरियल होते हैं जो शरीर से यूरिन में बाहर निकलते हैं। लेकिन साथ में वाटर एक्सेस भी आ जाता है, एक्सेस ऑफ वाटर भी आ जाता है इसके अंदर, मिनरल्स आ जाते हैं कई तरह के, विटामिन आ जाते हैं कई तरह के, ग्लूकोज जैसी चीज भी आती है, जो काम की चीजें भी आ जाती हैं इसमें। तो फिर उसको, उन काम की चीजों को शरीर से बाहर ना जाने दिया जाए, उसका व्यवस्था हमारे शरीर में क्या है कि ये जो एफेरेंट आर्टेरियोल ना, इसका पीछा नहीं छोड़ती, इसको चारों तरफ से घेर रखा होता है इसने। तो इसका फायदा क्या होता है कि जब ये ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आगे बढ़ता है, ये यहाँ से फिल्टर होकर जब ये आगे बढ़ने लगता है अपनी पीसीटी डीसीटी में, तो क्या होता है कि इसमें से जो काम की चीजें होती हैं ना, जैसे वाटर हो गया, मिनरल्स हो गए, विटामिन हो गए, वो वापस चुन चुन के ये वेस्ट में से वापस ब्लड स्ट्रीम में एंटर हो जाते हैं इसमें। इसको बोलते हैं सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव मतलब चुन चुन के, और रीएब्जॉर्ब, जो चीज छोड़ दी थी उसको दोबारा एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इस तरीके से क्या होता है कि आगे जो यूरिन जाता है वो बिल्कुल वेस्ट मटेरियल वाला होता है, उसमें कोई काम की चीज नहीं होती, काम की चीजें वापस एब्जॉर्ब कर ली जाती हैं। ये आगे कलेक्टिंग डक्ट होती है। इस कलेक्टिंग डक्ट में क्या होता है, इस कलेक्टिंग मैंने ऐसे ब्रांचेस बनाई थी ना, आपने देखा था। इस कलेक्टिंग डक्ट में और भी कई सारे, क्योंकि मिलियंस ऑफ ये नेफ्रॉन्स हैं, इस तरह से और नेफ्रॉन्स इसमें लगे होते हैं इस तरीके से। ये तो मैं, ये मतलब ये मैं छोटा एक बड़ा बनाया, बाकी छोटे बना के सिर्फ बता रहा हूँ आपको इस तरीके से। ऐसे तो ये मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स हैं। जैसे नालियां होती है ना, नालियों का ड्रेनेज सिस्टम है, तो ये हर जो है, मतलब जो आपके जो ये यूरिनिफरस ट्यूबुल या नेफ्रॉन है, वहां से यूरिन इकट्ठा होता जाता है और एक बड़ी कलेक्टिंग डक्ट में जाता है। ये कलेक्टिंग डक्ट फाइनली यूरेटर से जुड़ी होती है। यूरेटर कौन से होते हैं? यूरेटर ये होते हैं, इनसे यूरिन बाहर आता है। बाहर आता है तो एक बार क्या होता है, वो इस यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा हो जाता है। फिर क्या होता है, यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होने के बाद यहाँ पर ना एक स्फिंक्टर मसल होती है, एक तरह की मसल होती है जो यूरिन को एकदम से बाहर नहीं निकलने देती। लेकिन इस यूरिनरी ब्लैडर की वॉल्स में नर्वस सिस्टम एक्सटेंसिव होता है, तो जब ये पूरा भर जाता है ना, तो हमें जो है लगता है भाई अब हमें यूरिन जाना पड़ेगा, हमें मतलब जो है, तो फिर क्या होता है, ये स्फिंक्टर मसल्स रिलैक्स होती हैं और यूरिन जो है वो यूरेथ्रा के थ्रू बाहर निकलता है। ये ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है। अब अगर अपन बात करें इसे और समझने वाली, तो ये जो मैंने पूरा नेफ्रॉन बनाकर आपको दिखाया है, एक एक किडनी में कितने कितने नेफ्रॉन होते हैं, 1 मिलियन, 10 लाख होते हैं। तो इतने सारे नेफ्रॉन्स इसके अंदर होते हैं, एक के अंदर, जैसे आपको मैं बताऊं।
ये देखो, जैसे ना ये किडनी का क्रॉस सेक्शन, ठीक है। तो किडनी में नेफ्रॉन कहाँ है आप देखो, ये इस तरह की व्यवस्था है यहाँ पर। ये देखो, ये इतने से पोर्शन का, ये इतने से पोर्शन का आपको मैग्नीफाइड व्यू दिखाया गया है। जो मैंने रेड से हाईलाइट किया, ये नेफ्रॉन बना हुआ है यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर दिखाया है इसने। अब होता क्या है कि ये देखो आप, ये ग्लोमेरुलस है, टफ्ट ऑफ कैपिलरी से यूरिन जो है इनमें आता है, और ये जो आपकी पीसीटी ट्यूब्यूल से होता हुआ आगे जाता है, और फिर ये हेनलीज लूप हो गया, इससे आगे होता हुआ डीसीटी में जाता है, फिर कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, फिर कलेक्टिंग डक्ट्स में जाता हुआ। तो ये क्या होता है, ये काफी सारी, ये जो सारी आप देख रहे हैं ना ट्यूब्स आ रही हैं, और दूसरे जो नेफ्रॉन्स है वहां से आ रही है, कलेक्टिंग डक्ट में यूरिन जाता है, और बड़ी कलेक्टिंग डक्ट से, ये कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ फिर क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट्स हैं जैसे, ये कलेक्टिंग डक्ट से होता हुआ, मैं कलर और को यूज करूँ, ये कलेक्टिंग डक्ट्स हैं, तो इनसे होता हुआ ये फाइनली क्या है, ये यूरेटर में जाता है। ये देखिए, ये सारी, ये जो है ना कलेक्ट होती हुई, और फिर ये फाइनली यूरेटर में जाता है, यूरेटर से फिर ये आगे ब्लैडर में चला जाता है। तो ये तरीका होता है, मतलब ये जो सारी अरेंजमेंट है ना, ये सारी आप अरेंजमेंट जो देख रहे हो नेफ्रॉन्स है, ये सारे के सारे आप देख रहे हो जो अरेंजमेंट, ये नेफ्रॉन्स है। और इस अरेंजमेंट में मतलब आप अंदाजा लगा सकते हो कितना स्मॉल स्ट्रक्चर है, कितना स्मॉल स्ट्रक्चर है ये, कि ये जो इतनी अरेंजमेंट में नेफ्रॉन 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं इसमें, इस तरीके से। बोलो समझ आ रही है मेरी बात? तो हमने स्ट्रक्चर बना लिया, तो स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम बात करते हैं, जैसे फंक्शन की बात करते हैं कि कैसे काम करता है, वर्किंग ऑफ ए नेफ्रॉन। तो देखिए, नेफ्रॉन जो होता है ना, वो 2 स्टेप्स में काम करता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं अपने, द नेफ्रॉन performs its functions in the following 2 steps. पहला स्टेप होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, तो क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल blood flows in glomerulus under pressure. Due to which it undergoes filtration.
and all the waste material which is mainly urea, along with some other materials such as uric acid, amino acid, hormones, glucose, water, etc. are filtered into the Bowman's capsule. This phenomena is called glomerular filtration. इस फिनोमेना को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। And the liquid filtered out in Bowman's capsule is called glomerular filtrate. ठीक है, तो पहला स्टेप ये हुआ कि जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्लड में से छन के फिल्टर होके ये जो है ना, जो भी जो वेस्ट मटेरियल है वो फिल्टर होके जो है वो इधर बॉमन्स कैप्सूल में इकट्ठा हो जाता है, यहाँ ब्लड से इधर आ जाता है, तो इसको बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। यहाँ पर आके इकट्ठा हो जाता है ब्लड से बाहर आके। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप क्या होता है, ये लिख लिया था आपने? नो सर। ओके, लिख लो कोई बात नहीं।
हाँ जी, डन। यस सर। ओके सर वेट फॉर 1 मिनट सर, लास्ट लाइन रहेगी। ओके ओके, कोई बात नहीं। हाँ जी, सर डन। ओके, तो बता दो भाई। ओके, तो अब उसके बाद क्या है, जो फाइनल स्टेप होता है इसमें, थोड़ी सी गलती ये हो जाती है बॉडी से सिलेक्ट के, जब वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है तो कुछ काम की चीजें भी चली जाती हैं। तो फिर ये क्या करता है, अपनी भूल को सुधार करता है, सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब करता है चीजों को, जो काम की चीजें चली जाती हैं। सिलेक्टिव रीअब्सॉर्प्शन होता है सेकंड स्टेप। ठीक है, इसमें क्या होता है, दी efferent arteries and its associated capillaries are coiled around the renal tubule. These capillaries selectively reabsorb the useful materials from glomerular filtrate. काम की चीजों को चुन चुन के वापस रीअब्सॉर्ब कर लेता है। तो ये कैसी होती हैं, सच एज यूरिक एसिड, सॉरी अपने अमीनो एसिड, वेरी सॉरी, अमीनो एसिड प्रोटीन होते हैं, काम की चीजें होती हैं। ग्लूकोज आ जाता है इसके अंदर, विटामिन आ जाते हैं, कुछ तरह के काम के आयंस होते हैं, सोडियम पोटेशियम के आयंस ये आ जाते हैं, विटामिन आ जाते हैं इसमें। जरूरत से ज्यादा पानी भी शरीर से बाहर जाए तो भी शरीर को नुकसान है। इन सबको चुन चुन के वापस सिलेक्टिवली, बेकार की चीजों को नहीं, यूरिया यूरिक एसिड को नहीं, जो ये काम की चीजें, इनको चुन चुन के वापस एब्जॉर्ब कर लेता है, टू बी यूटिलाइज्ड in the body. This phenomena is called selective reabsorption. इस phenomena को हम बोलते हैं selective reabsorption. ठीक है, अब क्या होता है,
the urine now is passed from nephron to a collecting duct from where it passes into the ureter and then into the urinary bladder, where it is stored temporarily. The walls of urinary bladder have extensive nervous network which gives us an urge लिख लो एक बार Sir, done. डन No, sir. Yes, sir. ना सर 2 मिनट हाँ जी कोई बात नहीं लिख लिया Yes, sir. यस सर तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर होता है ना इसकी मतलब वॉल्स में नर्वस नेटवर्क जो मतलब अपने को एहसास कराता है ना फीलिंग वाला वो होता है तो इट गिव्स अस एन अर्ज टू पास आउट यूरिन व्हेन इट इज फुल when the bladder is full ठीक है the phenomena of passing out of urine is called micturition यूरिनेशन नहीं बोलते कई लोग यूरिनेशन समझते हैं यूरिनेशन नहीं मिक्टुरेशन बोलते हैं उसको मेडिकली ठीक है तो इस तरीके से क्या होता है कि 2 स्टेप्स में जो है सारा का सारा वेस्ट मटेरियल फिल्टर आउट होके हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है ठीक
दिस इज ऑल अबाउट एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स. कल फिर 5-7 मिनट लगेंगे and then we'll finish up excretion in plants. कभी कभी क्या होता है कि किडनी सही से अगर हमारी काम नहीं कर पाती तो क्या है कि we employ a process known as hemodialysis, also called artificial kidney. उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक ओवरव्यू दे दूंगा, बहुत सुपरफिशियली हमें याद रखना है. तो स्टार डाल के आप लिख लीजिए अपने पास. In case of kidney failure, an artificial kidney can be used. जिसको हीमोडायलिसिस बोलते हैं. ठीक है. An artificial kidney is a device to remove nitrogenous waste products from the blood through dialysis. ठीक है. ये इसका जो कॉन्सेप्ट होता है वो थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि इसमें क्या होता है. जैसे आप समझो, अ, जैसे कोई पर्सन को अगर डायलिसिस होता है तो डायलिसिस करते हैं उसके, तो जैसे ये आर्म है उसका. ठीक है. तो आर्म से जैसे एक जो ब्लड वेसल जारी होती है, जो आर्टरी, जो रीनल आर्टरी होती है, उस रीनल आर्टरी से ब्लड को बाहर निकाला जाता है. उस रीनल आर्टरी से ब्लड को बाहर निकाला जाता है. और वो ब्लड क्या है कि एक ऐसे सॉल्यूशन में से निकाला, मतलब ये ब्लड जो है एक ऐसे सॉल्यूशन में से निकलता है. ठीक है. जिसमें क्या होता है कि एक ऐसा लिक्विड भरा होता है, जैसे ये ब्लड मतलब एक पाइप में से निकल रहा है, और वापस इसको क्या करेंगे, वापस हमारे शरीर में ही दे देंगे. वापस इसको हमारे शरीर में ही Sir, घुमा के. your voice is cutting. मेरी वॉइस कट रही है बेटा? No, sir. ओके. तो अभी इसमें क्या है कि ये वापस, जैसे आप समझिए,
थोड़ा सा ये मैं आर्म थोड़ा मोटा बनाया था, कोई बहुत ये डायग्राम कोई नहीं पूछता अपने से, बट सिर्फ थोड़ा सा पता होना चाहिए। जैसे आर्म है तो ये जो है ना, ये घुमा के वापस ब्लड हमारे जाएगा वापस हमारे आर्म में ही वापस, ठीक है ना, ब्लड स्ट्रीम वापस चली जाएगी। लेकिन क्या होगा कि इस दौरान जो ये जो पर्टिकुलर ब्लड है ना, ये एक ऐसे लिक्विड में से पास करते हैं, एक ऐसे लिक्विड में से पास करते हैं जिसमें क्या होता है कि ऐसा एक लिक्विड हमने भर रखा होता है जिसमें कंसंट्रेशन सारी बिल्कुल जैसे ब्लड की होती है ना, वैसी वैसी कॉम्पोजिशन होती है इसके अंदर। लेकिन सिर्फ ये होता है कि ये नाइट्रोजनस जो वेस्ट है, जैसे यूरिया वगैरह, वो नहीं होते इसके अंदर, ठीक है ना। तो होता क्या है कि जो ब्लड जब हमारा जब होता हुआ जाएगा यहाँ से, जब हमारा ब्लड जो है वो ये आर्म में से आया, इसमें से होता हुआ जाएगा, तो ऑस्मोसिस होगा। यानी ऑस्मोसिस कैसे होगा? एक्सोस्मोसिस। ये ब्लड तो बस ये ब्लड घूमता हुआ इसमें से होता और वापस चला जाएगा हमारे ब्लड सिस्टम में, ठीक है, वापस चला जाएगा। लेकिन जब ये इस डायलिसिंग मशीन में से, या डायलाइजर जिसे बोलते हैं, उसमें से जाएगा, तो इसमें क्या होता है कि जो ये वाला जो लिक्विड होता है ना, ये जो होता है ना, ये इसको डायलाइजिंग फ्लूइड बोलते हैं। इसमें सेम कॉम्पोजिशन होता है एज ब्लड, ब्लड जैसा ही हम इसका कंसंट्रेशन वगैरह बनाते हैं, एक्सेप्ट दैट इट इज डिवॉइड, मतलब नहीं होता है इसके अंदर, डिवॉइड ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। सिर्फ इतना है कि इसमें नाइट्रोजनस जो वेस्ट होते हैं वो नहीं होते, ठीक है ना। तो बेसिकली क्या है, मैंने आप समझ लो, ये अपना जो है, ये तो आर्म है, ये आर्म में से एक जो है ब्लड वेसल आ रहा है और दूसरा जा रहा है, ये हमारा आर्म है, ठीक है ना। सर एक बार वापस बता दोगे, मतलब कि ना मैंने हाँ, क्लास थोड़ी लेट लगाई है नेट की वजह से। ओके, हाँ, थोड़ा मौसम ऐसा हो रहा है। तो ये बेसिकली क्या है कि हम बात कर रहे हैं कि आर्टिफिशियल किडनी की बात कर रहे हैं हम। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट इज अ प्रोसेस व्हिच इज नोन एज हीमोडायलिसिस, या आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। कभी कभी जैसे कोई इंजरी के कारण या वट एवर मे बी द रीजन, अगर किडनी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाती, तो किडनी का फंक्शन करते रहना जरूरी है, क्योंकि जो नाइट्रोजनस वेस्ट वो शरीर से बाहर निकालती है हमारे, अगर वो शरीर में इकट्ठे हो तो वो फिर पॉइजनस होते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हीमोडायलिसिस का एक प्रोसेस, मतलब ये जो आर्टिफिशियल किडनी यूज करते हैं, इसमें हम करते क्या है कि जैसे ये मैंने आपको बनाया, जैसे लिम्ब है, ठीक है, डायग्राम आप बना लो, बात समझने की, कोई डायग्राम बनाने को नहीं बोलेगा वहां। तो होगा क्या कि जैसे ये ब्लड जो है, आप देख रहे हो, ये ब्लड हमारा यहाँ से निकलता है, हमारे आर्म से जैसे ब्लड लिया, आगे ये कनेक्ट कर देते हैं, ब्लड ये जा रहा है। ये ब्लड जब एक 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 पर्टिकुलर यहाँ पर जो है, मतलब जो ये पाइप इसमें से जा रही है, ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की है, और जो येलो मैंने लिक्विड बनाया ना, इसको डायलाइजिंग फ्लूइड बोलते हैं। ये डायलाइजिंग फ्लूइड की खास बात क्या होती है कि इसके अंदर जो है, ये हमने ऐसा लिक्विड बनाया आर्टिफिशियली जिसमें लगभग कॉम्पोजिशन सारा ब्लड जैसा होता है, मगर इसमें एक चीज होती है कि इसमें जो नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं ना, वो नहीं होते, ठीक है ना। नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं ना, जो ब्लड के अंदर होते हैं, वो नहीं होते। तो इससे होगा क्या, इससे होगा क्या कि जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो इस डायलिजिंग फ्लूइड में बाहर आ जाएंगे ऑस्मोसिस के थ्रू, वो इसमें बाहर आ जाते हैं, और जो है बाकी जो ये वेस्ट निकल जाते हैं, और ब्लड जो है ये फ्री ऑफ यूरिया, यूरिन से फ्री होता हुआ ये आगे चला जाता है, वापस हमारे ब्लड स्ट्रीम में छोड़ दिया जाता है, वापस चला जाता है हमारे शरीर के अंदर। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, ये मतलब ये तो आपकी रीनल आर्टरी है, ये रीनल आर्टरी से जुड़ा होता है, जो कि आपको बताया था ना, एफेरेंट आर्टीरियोल, और ये रीनल वेन से वापस शरीर के अंदर ब्लड चला जाता है। लेकिन जो है ये अब होता मतलब फ्री ऑफ जो है नाइट्रोजनस वेस्ट है। इस प्रोसेस को डायलिसिस बोलते हैं, और ये जो इस तरह का सेटअप है, इसको हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं, आर्टिफिशियल किडनी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर अगर if anyone is following this method of artificial kidney, फिर तो सर मतलब
सर ये जो लिक्विड है ये तो उसके साथ हर टाइम रहेगा, एंड जो ये पाइप है रीनल वेन ये भी इसके साथ फिर हर टाइम कनेक्टेड रहेगी। हर टाइम नहीं तो टाइम टू टाइम ये करवाना पड़ता है ये प्रोसीजर। फिर है तो डिफिकल्ट ही है, इसीलिए आपने सुना होगा पीपल गो फॉर किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है ना, किडनी इज अ वाइटल ऑर्गन। ठीक है ना, हमारे शरीर में कई ऐसे ऑर्गन होते हैं जो वाइटल नहीं होते, मतलब अगर ना भी हो तो उसके बिना जिया जा सकता है, मगर किडनीज तो वाइटल हैं। तो इसीलिए जो है, जैसे मान लो ह्यूमन बींग्स में अगर बात करें, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जैसे मान लो ओवरी है एक एज के बाद, या मेल में जो तो ये जो एक एज के बाद जो है अगर मान लीजिए निकलवाने भी पड़ते हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन क्या होता है कि ये जो जैसे हमारा जो ऑर्गन्स ऐसे हैं, लिवर है, किडनी है, ये तो वाइटल ऑर्गन्स हैं। ठीक है, कभी कभी इंटेस्टाइन इतना लंबा है, उसके स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं इन्फेक्शन हो गया तो ऐसी भी सर्जरीज होती हैं कि उसको जो है ना काट के उसके उस पोर्शन को दोबारा जोड़ सकते हैं, चल जाता है काम। लेकिन ये ऑर्गन्स तो ऐसे हैं जो अगर अगर इनमें कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर ये थोड़ा सा परेशानी ज्यादा वाला प्रोसेस होता है ना। तो वो एक डिफरेंट मैटर है, दैट्स अ डिफरेंट मैटर। तो खैर अपने को इतनी गहराई में नहीं जाना, अपने को सिर्फ ये पता लगाना है अभी कि जो है ये आर्टिफिशियल किडनी या हीमोडायलिसिस क्या होता है। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान रख लीजिए इसमें कि जैसे जो हमारे मतलब आपको मैंने बताया था दो प्रोसेस होते हैं, कल बताया था ना मैंने आपको दो प्रोसेस होते हैं जैसे फंक्शनिंग ऑफ किडनी में। वो प्रोसेस क्या क्या होते हैं? पहले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बस उस दो स्टेप्स में बताया था सर ना आपको मैंने। ट्रांसलोकेशन। पहले प्रोसेस को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, भूल गए? पहले प्रोसेस को बोलते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, जिसमें क्या होता है, इसमें जो सबसे पहले जो वर्किंग ऑन एफिन आपने पढ़ा था कि पहले जो है वेस्ट मटेरियल जो है वो ये किडनी से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है, यहाँ पर पहले वेस्ट मटेरियल जो है ये हमारे बोमन्स कैप्सूल में इकट्ठे होते हैं, इस बोमन्स कैप्सूल में इकट्ठे हो जाते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन बोलते हैं इसको। ठीक है ना, उसके बाद जब ये आगे चलता है तो क्या होता है कि चुन चुन के वापस जो काम की चीजें होती है वापस रख लेता है, तो उसको बोलते हैं सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। उसको क्या बोलते हैं? सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो जो जो शरीर ने छोड़ा होता है यानी इसमें वो वापस रीअब्जॉर्ब हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो है ना आपका दो प्रोसेस होते हैं। पहला प्रोसेस जो होता है वो तो कहलाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, और दूसरा कहलाता है सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन तो हमारी बॉडी में लगभग 180 लीटर का होता है डेली, यानी किडनीज फिल्टर 180 लीटर ऑफ मतलब दिस फिल्ट्रेट डेली। लेकिन क्या होता है कि जो यूरिन के तौर पे पास आउट होता है वो लगभग सिर्फ 1 से 2 लीटर होता है डेली। जो यूरिन आता है हमें वो सिर्फ 1 से 2 लीटर तक होता है, यानी अधिकतर फिर सिलेक्टिवली रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है ना, तो इस बात को भी अपने अपने पास लिख लेते हैं कि ऐसे लिख लीजिए, नॉर्मली in a healthy adult, the initial filtrate in the kidneys is about 180 liters daily. However, actually the volume excreted is only 1 to 2 liters.
लिख लिया? Yes, sir. Sir, please wait. लिख लिया? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे। सर जो कल वाला लेक्चर था सर, वो विजडम क्लासेस पे अभी तक अपलोड नहीं हुआ शायद। कोई नहीं, मैं डाल दूंगा बेटा, देख लेता हूँ। परसों वाला तो हो गया था ना? परसों वाला हो गया सर। कल कल सर वाला कल नहीं कर लिया, क्लास नहीं ओ- अटेंड कर पाया सर। कोई बात नहीं, मैं कर, ठीक है। कल वाला क्या है कि मैं कल वाले को एक्चुअली आज के साथ क्लब करके डालूंगा, ताकि ये छोटा सा पार्ट है लाइफ प्रोसेस का ना, उसके साथ क्लब करके तो एक ही लेक्चर में चला जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, 1 to 2 लीटर और अ डे, एक दिन में। बिकॉज ऐसा क्यों होता है कि फिल्टर आउट तो 180 लीटर 180 लीटर होता है, लेकिन बाद में फाइनल निकलता है 1 से 2 लीटर ही है। बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट is reabsorbed in the kidney tubules, रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है ना। तो ये तो हुआ सारा का सारा जो एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स या एनिमल्स में हो गया। अब लास्ट ऑफ ऑल अपन चलते हैं, छोटा सा एक टॉपिक रह गया, दैट इज एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स का एक्सक्रीशन का तो तरीका ही बिल्कुल डिफरेंट होता है, ठीक है ना। तो इसमें आप लिख सकते हैं प्लांट्स एम्प्लॉय the following strategies for excretion। क्या स्ट्रेटजीज, जैसे ऑक्सीजन is a waste product आफ्टर फोटोसिंथेसिस। अब हमारे लिए तो बहुत काम की चीज है, प्लांट्स के लिए भी है, लेकिन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस से जब बनता है तो ये उनके लिए तो बेकार होता है ना। तो इट्स अ वेस्ट प्रोडक्ट आफ्टर फोटोसिंथेसिस, सो व्हिच इज रिलीज्ड थ्रू स्टोमेटा। स्टोमेटा से प्लांट ये इसको छोड़ देता है, ठीक है ना। तो उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड इज अ वेस्ट प्रोडक्ट आफ्टर रेस्पिरेशन। which is also released through stomata, ठीक है। प्लांट्स get rid of
excess water by transpiration. ये भी एक तरह का उनके लिए तो एक्सक्रीशन का ही प्रोसेस है, एक्स्ट्रा वाटर को निकालते हैं। हम भी तो एक्स्ट्रा वाटर को यूरिन में निकालते हैं, ये एक्स्ट्रा वाटर को ट्रांसपिरेशन से लॉस होता है। ठीक है, तो many waste products of plant metabolism, प्लांट में जो सारी शारीरिक गतिविधियां होती हैं वो जो है उससे जो मटेरियल्स बनते हैं आर स्टोर्ड इन डेड सेल्स। प्लांट में जो है ना मतलब काफी सारे जो हैं ऐसे टिश्यूज होते हैं जिनमें डेड सेल्स होते हैं, है ना। उसी तरीके से वेस्ट प्रोडक्ट्स may also be stored in leaves that shed off, है ना। लीव्स टूट जाती हैं, बाद में झड़ जाती हैं, आपको पता ही है। तो लीव्स शेड ऑफ हो जाती हैं तो उसमें भी काफी वेस्ट मटेरियल उनके सेल्स में चला जाता है, निकल जाता है। ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट्स आर ऑल्सो accumulated in vacuoles। प्लांट के अंदर आपने देखा होगा वैक्यूल्स होते हैं, उनके अंदर स्टोर कर लेते हैं। Many waste products are stored in the form of gums and resins in many plants। कई plants होते हैं जिनमें चिपचिपे से लिस्बी जैसे मटेरियल्स होते हैं, वो गम्स और रेजिन धीरे धीरे ऊज आउट करते रहते हैं उसमें से। मतलब ये जो है ना, ये जो गम्स ये स्पेशली पुराने जाइलम में स्टोर होते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटे। सर ये गम्स एंड के बाद क्या लिखा है? रेजिन्स। ओके सर। और जो है प्लांट्स की अगर आप बात करें, ऑल्सो एक्सक्रीट some waste substances into the soil around them। उनके चारों तरफ जो मिट्टी होती है उससे भी वेस्ट प्रोडक्ट्स ये सिक्रीट करते हैं। सर हाँ जी बेटा, बोलो बेटा। सर आज अभी इतना ही कराया है? हाँ जी हाँ जी, आप लेट आए अभी। ये सर लाइट नहीं थी तो फिर अभी आया हूँ। क्या था? सर लाइट नहीं था तो फिर वो नेट नहीं चल रहा था। आज मौसम थोड़ा, चलो कोई ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट
लाइफ प्रोसेसेस अपना यहाँ पर आकर पूरा हो जाता है आज। ठीक है।